आज हम लोग 2020 का सेट 5 सॉल्व करेंगे XW। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूं, आप भी देखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न संख्या 1 का है हमारी। इसको मैं यहां पर आपको थोड़ा सा देखिए, ये एक घन है और इसके बारे में बताया गया कि इसकी जो भुजा है वो L है। एक दूसरा घन भी है हमारे पास, और इसकी जो भुजा है वो 2L है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब L और दूसरे वाले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 2L। समान पदार्थ के बने हुए हैं, अगर दोनों का मटेरियल सेम है इसका मतलब दोनों की प्रतिरोधकता सेम होगी। प्रतिरोधकता मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, और अगर मटेरियल दोनों का सेम है तो दोनों की रेसिस्टिविटी फिर बराबर रहेगी। आपको इनके प्रतिरोधों का अनुपात पता लगाना है। इसका प्रतिरोध अगर हम R1 मानेंगे और इसका अगर हम R2 मानेंगे तो हमें R1 और R2 का रेशियो चाहिए, R1 और R2 का प्रतिरोध चाहिए, अनुपात चाहिए। क्या आपको याद है R का फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। ठीक, इसके लिए अगर मैं निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? रो L क्या होती है? जैसे अगर घन है तो घन की एक भुजा की लंबाई ये L होती है, तो यहाँ पर हम L लिख देंगे अपॉन A। A मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये तो घनाभ है, लेकिन अगर घन होता ये तो अगर करंट इधर से इधर की तरफ ऐसा फ्लो हो रही है ऐसे, तो इनका क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला एरिया। इसका निकाल के लिख दो या इसका लिख दो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही होती तो हम इसका एरिया लिखते फिर। ठीक है, तो इसमें तो सभी सरफेसेस का एरिया सेम ही होगा एरिया, क्योंकि ये जो घन है इसका हर पृष्ठ एक वर्ग के आकार का होगा। देखो ये भी L है, ये भी L है, तो ये वर्ग के आकार का है। और एरिया किससे निकालेंगे? भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। R2 की वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे, रो तो वही रहेगा, लंबाई इसकी कितनी है? इसकी लंबाई है 2L। एरिया, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा 2L है इसलिए इसका एरिया आएगा 4L स्क्वायर। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, और अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होता है? भुजा स्क्वायर। तो 2L का स्क्वायर करोगे 4L स्क्वायर। अब आप देखें L से इसका एक L कैंसिल हो गया, यहाँ भी L से एक L कैंसिल हो गया, 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे, ये बनेगा। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? रो अपॉन L, और R2 की वैल्यू आ गई रो अपॉन 2L। बट हमें तो इनका रेशियो चाहिए, तो R1 अनुपात R2 बराबर रो अपॉन L अनुपात रो अपॉन 2L। अब रो अपॉन L सब में है तो हम डिवाइड कर देते हैं। रो अपॉन L से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 यहाँ बचेगा और यहाँ पर 1 अपॉन 2 बचेगा। भाई रो अपॉन L से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ 1 और यहाँ 1 अपॉन 2, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों साइड तो ये 2:1 आंसर आपको मिलेगा। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? थर्ड पार्ट पे है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 1 के का में थर्ड पार्ट सही जवाब है, और उस पे आंसर लिखा हुआ है 2:1।
ये रेशियो रहेगा। इस तरह से ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ केवल ये कैलकुलेशन मायने नहीं रखती, ज़रूरत नहीं रखती है वहाँ पे। इस वजह से आपको केवल ऐसे आंसर देना है, बट ये कैलकुलेशन आप कहीं पर भी रफ में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट खा नंबर पे आते हैं, प्रश्न संख्या 1 का खा। प्रश्न 1 खा। उत्तर 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, यहां पर हम एक के खा का कैलकुलेशन आपको दिखा देंगे। 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी, आप याद करें धारामापी का प्रतिरोध जी से लिखा जाता है और इसका वैल्यू है 99 ओम। धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। जितनी मेन करंट है उसका हम 10% भेजना चाहते हैं, तो माना मुख्य धारा आई, माना मुख्य धारा आई है, तो गैल्वेनोमीटर में हम भेजनी कितनी चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट हम देना चाहते हैं, मुख्य धारा का 10%, मुख्य धारा का 10%, आई का 10%, आई इंटू 10/100, इट विल बी आई अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये। अब उन्होंने ये पूछा तो शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। आप याद करें बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला अभी लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला होता है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की जगह पर क्या लिखेंगे, आई अपॉन 10, फिर आई की जगह पर आई जी की जगह पर आई अपॉन 10 इंटू जी की जगह 99। ये आई अपॉन 10, इसको जब सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेंगे तो आई माइनस आई अपॉन 10 को करेंगे 9i अपॉन 10 इंटू 99, 10 से 10 कैंसिल, आई से आई भी कैंसिल, 1/9 इंटू 99 इज इक्वल टू 11 ओम। तो शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 11 ओम। तो मुख्य धारा का 1/10वां भाग आप भेज पाएंगे और उससे पूरे स्केल का विक्षेप आपको मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही मिला, फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में और 11 ओम आंसर आएगा। ठीक, ये प्रश्न नंबर 1 खा हो गया। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 गा, और उसका भी आंसर यहां लिख करेंगे। ठीक है, एक गौ में लिखा हुआ है गौमा किरणों, एक्स किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2, λ3 हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम था उसे एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा। आप याद करें क्या था विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा रेडिएशन, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इनमें 3 प्रकार की तरंगें हमको दी गई हैं और उसमें से एक तरंग गामा एक्स और सूक्ष्म तरंगें। गामा की तरंग दैर्ध्य दी गई है λ1, एक्स की तरंग दैर्ध्य λ2 और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य है λ3। क्या आपको याद है कि ये जो ऑर्डर है इनके लिखने का, ये तरंग दैर्ध्य का कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ या घटता हुआ। हाँ बिल्कुल सही, ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी, पर ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य
बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, इसका मतलब है λ1 सबसे कम है, उससे ज्यादा λ2 और सबसे ज्यादा λ3। तो हम ये नोट कर सकते हैं क्या, दैट λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। तो λ3 की तरंग दैर्ध्य λ3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो कौन सा ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा आपको, फोर्थ पार्ट मिलेगा, λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। तो फोर्थ पार्ट को हम टिक कर देंगे। फोर्थ पार्ट λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। दी गई तीन पार्ट में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के तीन पार्ट दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य λ3 की है। और आगे के लिए भी आपको याद रखना है कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम और आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 का घ। प्रश्न नंबर 1 घ उत्तर, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं आपको। ये किरण एक आती है आपतित किरण, ये अभिलंब है, यहाँ पर मीडियम 1 है और ये है मीडियम 2। उन्होंने बोला कि जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितने बराबर है, n के इक्वल है। तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा रहेगा, यानी कि किरण अभिलंब की ओर झुक रही है तभी तो ऐसा हो पाएगा। किरण अगर ऐसे चली जाएगी तो ये उसके जाने का सीधा रास्ता है, लेकिन वो ऐसे आ जाती है। अब आप देखिए कि जो आपतन कोण है अगर वो आई है तो अपवर्तन कोण के बारे में अभी बताया गया कि आपतन कोण का आधा होता है। तो अगर अपवर्तन कोण को हम r लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आपतन कोण I की आधी हो जाएगी। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो, अपवर्तन कोण की ही वैल्यू पता लगानी है, मतलब r की वैल्यू पता लगानी है आपको। ठीक है, ठीक। तो एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। और क्वेश्चन के मुताबिक हमें अपवर्तन कोण का मान पता लगाना है, मतलब हमें R की वैल्यू पता लगानी है। μ21 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, n। साइन R की वैल्यू चाहिए तो हम I को चेंज करना चाहते हैं, I की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2R। तो साइन 2R अपॉन साइन R, इसको चेंज नहीं करेंगे। और देखिए n इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2R इज इक्वल टू 2 साइन R कॉस R अपॉन साइन R। साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 2 कॉस R, 2 यहां पर ले आओगे आप तो n बाई 2 इज इक्वल टू कॉस R, तो R इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n बाई 2। अपवर्तन कोण हमें चाहिए और इसकी यही वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स n बाई 2। कौन सा पार्ट बनेगा, सेकेंड पार्ट सही जवाब होगा, सेकेंड पार्ट। और अपवर्तन कोण की जो वैल्यू होगी वो कॉस इनवर्स n बाई 2 के इक्वल आएगी। ठीक, इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 का अंगा। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा को h न्यू से लिखा जाता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा को EK से लिखते हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव का मान कितना होगा आपको ये पता लगाना है। निरोधी विभव की वैल्यू पता लगानी है। आपके पास कोई इक्वेशन है, आपको V0 पता लगाना है जो इन सब को रिलेट करता हो। हमारे पास एक फॉर्मूला है EK इज इक्वल टू EV0। याद करिए आप थोड़ा सा, अधिकतम गतिज ऊर्जा EV0 के बराबर होगी। EK की जगह पर क्या लिखेंगे 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे ना, इससे गुना करवाएंगे। और फिर इधर E की वैल्यू यही होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V0। इससे तो ये कैंसल हो जाएगा। V0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 5 वोल्ट। कौन सा पार्ट बना पहला, एक बार देख लेते हैं। अंगा का फर्स्ट पार्ट 5 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट सही जवाब है 5 वोल्ट। निरोधी विभव होगा, निरोधी विभव 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब, निरोधी विभव 5 वोल्ट का मतलब बताइए। इसका मतलब है प्लेट P2 को जब आप विभव -5 वोल्ट दे देंगे, -5, निरोधी विभव में ऐसा कैसा होगा नेगेटिव, -5 वोल्ट दे देंगे, उस वक्त प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको। तो यहां पर h न्यू की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो है ना, EK से ही हमारा काम बन गया, सॉल्यूशन होके आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चा में हम देख रहे हैं कुछ फिगर बने हुए हैं और बोला जा रहा है कि इनमें में कौन सा PN संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है। इसको मैं साफ करता हूं, ये आपने नोट कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चा है उसमें ये 4 फिगर बना के दिए गए हैं और बोला गया है कि निम्न में से कौन सा PN संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनत PN संधि डायोड किसको माना जाएगा, जिसका N क्षेत्र हाई पोटेंशियल से और P क्षेत्र लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा। P रीजन लोअर पोटेंशियल एंड N रीजन हायर पोटेंशियल। चेक कर लेते हैं। सब में आप जानते हैं ये P रीजन, ये N रीजन है, इसमें ये N रीजन, ये P रीजन, N रीजन, ये P रीजन। आप इसमें बताओ देख करके, ये अर्थ से कनेक्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है 0 वोल्ट। बताइए P और N में से कौन हाई से कौन लो से कनेक्ट है, N लो से कनेक्ट है और P तो ये हाई से ये लो से, इसमें ये हाई से और ये लो से कनेक्ट है। इसमें देखो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, इसमें ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अब हमने क्या बताया, उत्क्रम अभिनत किसको माना जाएगा, जिसमें P रीजन लो पोटेंशियल और N रीजन हाई पोटेंशियल। P रीजन लो पोटेंशियल, आंसर इज नॉट। P रीजन लो पोटेंशियल, N रीजन हाई पोटेंशियल, पॉसिबल है। P रीजन हाई पोटेंशियल नॉट पॉसिबल, P रीजन हाई पोटेंशियल नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारा जवाब कौन सा बनेगा, सेकेंड पार्ट। तो आपको याद रखना है, इन फॉरवर्ड बायस जंक्शन P रीजन शुड बी कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल बट N रीजन शुड बी कनेक्टेड टू P region should be connected to low potential, but N region should be connected to high potential for reverse biasing junction. Forward biasing junction के लिए P region high potential
और एन रीजन लो पोटेंशियल। ठीक है, तो कौन सा पार्ट सही बनेगा? प्रश्न नंबर 1 चा आंसर ये सेकंड पार्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा हुआ एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है? अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इसका क्या अर्थ है? एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका अर्थ है कि देखो, सेल के विद्युत वाहक बल कहते किसको हैं? तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है कि एक कूलॉम आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, फिर से, एक कूलॉम के आवेश को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो इसका क्या अर्थ है? सीधा अर्थ है कि एक कूलॉम के आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए 2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बस ये इसका मतलब है। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका अर्थ है कि एक कूलॉम के आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित करने के लिए 2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या 2 जूल ऊर्जा सेल देता है। ठीक है, एक कूलॉम आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल 2 जूल ऊर्जा देता है, या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 जूल होती है। आप ऐसे लिख लें, के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 जूल है। बस ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 खा में है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करिए। वैसे ये 2021 में ये चीज़ें नहीं है, तो इनको बताया आपको नहीं गया है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। चल पड़ेंगे आगे। प्रश्न नंबर 1 दूसरे के गा में एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक, तो प्रश्न नंबर 2 गा आंसर
एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। देखिए, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस पे यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तथा E की वैल्यू कितनी हो जाए 1 वोल्ट, तब L की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 1 आएगी। नेगेटिव साइन तो केवल डायरेक्शन के लिए आता है, तो हम इसको नहीं लगाते, या अगर आप मैग्नीट्यूड इनका यूज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। उस समय L का मान कितना आ जाएगा 1 हेनरी। तो अब आप यहां से 1 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दे सकते हैं, क्या कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित करने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। नहीं समझ आया। या ऐसे भी बता सकते हैं कि 1 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरण कुंडली का होगा जिसमें एकांक धारा परिवर्तन से या धारा परिवर्तन की दर एकांक होने से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे आपको लैंग्वेज सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। 1 हेनरी की परिभाषा लिख देते हैं, लिखेंगे यदि किसी प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा को एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तित किया जाए। यदि किसी प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित किया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। एक बार फिर से देख लें, यदि किसी प्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित किया जाए तथा उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। बस
इस तरीके से डिफाइन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 घा। प्रश्न नंबर 2 घा, और इसका भी उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए। तो ये एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले इसमें दिया गया है आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम। आप सभी को याद होगा वैद्युत क्षेत्र के आयाम को E0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁻4। 3 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि B0 = क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम हल कर देंगे। आपको फॉर्मूला याद है, C = E0/B0। हमको तो B0 चाहिए, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ भेज दो। Therefore B0 = E0/C। E0 is 3 × 10⁻⁻4। C की जगह पर 3 × 10⁸। 3 से 3 कैंसल। B0 = 10⁻⁻12। ऊपर ले जाएंगे ना, और इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो ये आ जाएगा प्रश्न नंबर 2 के घा का आंसर, 10⁻⁻12 टेस्ला। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक अंगा नंबर क्वेश्चन है, इसी पे यहां पर कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 का अंगा देखें। इसमें लिखा हुआ है एक नाभिक ZXA क्रमशः एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक क्या बनेगा? तो एक नाभिक है ZXA। सबसे पहले ये क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एमिट करता है अल्फा कण। अब बताइए, अगर अल्फा कण निकलेगा तो क्या परिवर्तन आते हैं? परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा? द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन आएगा? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। क्यों? क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? 2He4। 2He4। तो परमाणु क्रमांक में 2 कम हो जाएंगे और द्रव्यमान संख्या में ऊपर 4 की कमी। तो ये क्या बन जाएगा? Z-2, और X के बजाय कोई दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। मान लेते हैं Y बन गया। द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी? 4 की कमी। इसके बाद फिर इसी से एक बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि अगर हो जाएगी तो ये Z-1, और अब Y तो नहीं रहेगा, कोई दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट कर दिया जाए? Z कर दें, X कर दें। X तो ये हो चुका है पहले ही, कुछ भी कर दो। A कर देते हैं, A द्रव्यमान संख्या में यूज हो रहा है। B कर दें, चलो B बना देते हैं, और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये A-4 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिए। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है 2He4। तो जब अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। सॉरी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। बीटा कण क्या होता है? बीटा कण एक्चुअली होता है -1 बीटा 0। अब सोचो, जब ये निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में -1 की कमी हो जाएगी। -1 की कमी का मतलब 1 की वृद्धि। भाई -1 घटाओगे तो 1 बढ़ी तो जाएगा ना। तो -1 की कमी का मतलब 1 की वृद्धि, और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं देखो, इसलिए ये चीज आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा किसका जवाब, 2 के अंगा का जवाब हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का चा। प्रश्न नंबर 2 चा। उत्तर, क्वेश्चन है फोटोडायोड का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखिए फोटोडायोड का सिद्धांत आप सभी जानते हैं कि फोटोडायोड क्या करता है, प्रकाश का संसूचन करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है कि लाइट कहीं पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो वही लिखा गया कि फोटोडायोड संधि प्रकाश प्रभाव, संधि प्रकाश प्रभाव अर्थात किसी पीएन संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित है। जो फोटोडायोड होता है वो किसी पीएन संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत दशा में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चा पार्ट का आंसर रहेगा। ठीक है, समझ आया ना आपको। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 3 नंबर पर आते हैं, इससे आप नोट कर लें जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का में लिखा हुआ है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करिए एवं सेल के सिरों के बीच की वोल्टता भी ज्ञात करिए। क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार ये एक सेल है, सेल में कुछ आंतरिक प्रतिरोध है और इसको एक प्रतिरोधक के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये वो प्रतिरोधक है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, रेसिस्टर है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, विद्युत वाहक बल्ब ई, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं फिर से पढ़ता हूं और जो चीजें मुझे दी गई हैं उनको हम नोट करते हैं। दिया है एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब, तो विद्युत वाहक बल्ब कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया गया है। 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इस सर्किट के अकॉर्डिंग। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर की धारा है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करिए। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है प्रतिरोधक के प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब पहले तो आपको कैपिटल आर मालूम करना है और सेल के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर वी भी पता लगाना है। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो करंट का एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.5, कैपिटल ई की जगह पर 10, कैपिटल आर हमको निकालना है, स्मॉल आर की जगह पर 3 दिया गया है। आप देखें पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो r प्लस 3 को 1 से हो जाएगा, तो r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 2 जार 20, देन r इज इक्वल टू 17 ओम। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना आ गया, 17 ओम। इसके साथ मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लगाना है सेल का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा, E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। व्हाट इज E? E is 10 volt, I is what, 0.5, and what is small r? Small r is 3 ohm. 10 minus 1.5
and this will become 8.5, and because this is the terminal potential difference, so its unit will be volt. तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 8.5 वोल्ट, और ये जो प्रतिरोधक यहां लगा हुआ ये 17 ओम का रहेगा। इसके बाद ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 के गा में लिखा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब प्रोटॉन और अल्फा कण इनसे संबंधित जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वो आपस में समान है, तो आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m/q_v। याद करिए ये फॉर्मूला होता है √2m/q/v। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैसी है दोनों की समान, उसके लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात क्या होगा। लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, इसमें पहले प्रोटॉन है तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, और आपको पता क्या लगाना है वीपी अनुपात वी अल्फा का प्रोटॉन और अल्फा कण के त्वरक विभवों का अनुपात पता लगाना है आपको। अब आप इस फॉर्मूले को गौर से देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी h² अपॉन 2m/q_v। हमको v चाहिए तो v इधर ले आओ, बाकी उधर भेज दो। v इज इक्वल टू h² अपॉन 2m/q लैम्डा स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा, h कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा दोनों के लिए समान है, क्वेश्चन में दिया है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से जो त्वरक विभव होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाइड बाई q। ठीक है, हमको प्रोटॉन और अल्फा कण के लिए ये चाहिए, तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा कण का त्वरक विभवों का अनुपात। आप थोड़ा ध्यान से देखो, द्रव्यमान और आवेश के विलोमानुपाती है ना, तो क्या लिखना चाहिए हमको m अल्फा इंटू क्यू अल्फा अपॉन mp इंटू क्यूपी, विलोमानुपात में होने की वजह से। m अल्फा, पहले भी एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें हमने यूज किया है अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो अगर अल्फा कण का द्रव्यमान है तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होगा 4 गुना। अल्फा कण का जो आवेश होगा ये प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होगा, तो 2qp अपॉन mp इंटू क्यूपी। क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, mp से mp कैंसिल। इस तरह से vp अपॉन v अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 8/1 के इक्वल आ जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का गा। 3 का जो घा नंबर है बेटा, ये गेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 2021 में हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।